वहां तो सारे के सारे लुटेरे हैं जिन्होंने ये इतने बड़े बड़े महल बना दिए। झंडेवाड़ा में आपने आरएसएस का दफ्तर देखा है? हम्म, देख क्या नहीं मैंने देखा हुआ है। दरी वाली आरएसएस, हम्म, तो वो बिना लूट के नहीं, सरकारी लूट होगी। हम्म, मैं कहता हूं कि आप देश हित में काम करते हो और आप देश की जनता को लूटते हो। हुड्डा जी से कभी मुलाकात होती रहती है, विचार विमर्श होते हैं? अभी तो खैर नहीं हुई है, 8-10 महीनों से पहले होती। आपका कहीं ये भी मुझे सुनने में आया कि आप थोड़ी सी नाराजगी है, आपने आपके इलेक्शन में उन्होंने शायद आपके लिए वोट नहीं मांगे, मौजूद थे। नाराजगी की बात नहीं है जी। ये निराशा की बात है हाँ। कि जो आदमी चीफ मिनिस्टर बनने के सपने ले रहा है वही अपने एमएलए के कैंडिडेटों के लिए वोट नहीं मांग रहा है। सैनी ज्यादा अच्छे सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं या मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था? सैनी तो अभी सीएम बना ही नहीं। अच्छा, क्या लगता खट्टर है? साहब ही है। खट्टर साहब ही हैं। तो खट्टर साहब ना पहले अच्छा काम करते थे, जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, अगर वो असली में चीफ मिनिस्टर हो तो 4 दिन चंडीगढ़ में रहे और अपने दफ्तर में बैठ के काम करे। जब अगले पे कोई काम ही नहीं है तो हेलीकॉप्टर तोड़ रहा है, कभी उस कोने में कभी उस कोने में। क्या आप राधा स्वामी पंथ को फॉलो करते हैं? ये मैंने तो पिछले पॉडकास्ट में भी बताया हाँ। कि मैं सिर्फ फैमिली में पैदा हुआ, तो लेकिन वो मानते नहीं थे कभी, तो ले जाते थे। तो शुरू से ही ये संस्कार थे। सरकार है, मेरे को तो इस बात का भी डाउट जी। धक्का हो रहा है पूरे देश के अंदर भी, आप देख लो। हरियाणा की राजनीति में आयाराम गयाराम वाली स्थिति जो है बड़ी प्रचलन में है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो आज भी वट वृक्ष की तरह एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं और आज हम उनसे मुलाकात करेंगे। और आपको बता दूं कि बहुत ही दबंग नेता है, बोलने में बेबाक है और जो बात कह दी उस पर अटल रहता। बहुत बहुत स्वागत है शमशेर सिंह गोगी जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बस एक ही बात जानना चाहूंगा आपसे कि गोगी इज योर सरनेम या गोगी नाम कैसे पड़ा? गोगी इज माय निकनेम। गोगी इज योर निकनेम, ओके। ये बचपन का नाम है जी। तो स्कूल में कॉलेज में ये मेरे साथ ही जुड़ गया। जी। वैसे मेरी जो सब कास्ट कहते हैं हाँ। वो विर्क है। अच्छा, विर्क है। चलिए, और आपके बारे में अक्सर ये भी कहा जाता है बड़े दबंग नेता हैं आप, जो दिल में आ गया बेबाकी से वो प्रेजेंट कर देते हैं, वो बोल देते हैं लोगों के सामने। दबंग तो एक ऐसा लफ्ज है जिससे छवि खराब होती है। जी। दबंग नहीं, बेबाक कह सकते हैं। मैं मतलब जो बात मेरे दिल में आती है, जो मेरे को लगता है ये ठीक बात है, वो कहनी चाहिए, वो मैं कह देता। मतलब दिल में बात नहीं रखते आप, जो दिल में बात आई वो बोल देते। ज्यादा बोझ नहीं रखता। जी जी जी। आपकी एजुकेशन के बारे में मुझे कुछ टिप्स, मैंने सर्च करी तो मुझे पता लगा आपने एलएलबी का रखा है और एक व्यवसायी परिवार से आते हैं, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो किस तरह से मतलब मुश्किलात होती है कि पीछे से ऐसे फैमिली से आना और एकदम से आकर पॉलिटिकल एक रुतबा ले लेना, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो देखो एक किसान परिवार में पैदा हुआ जी। मेरे फादर तो बिल्कुल अनपढ़ थे जी। अपने साइन भी नहीं करने आते। जी। लेकिन उनकी माँ बाप की ही कृपा है कि उन्होंने मेरे को पढ़ाया। तो 5वीं तक का स्कूल था गांव में, छोटा सा गांव है, ठरी गांव है, असंध तहसील में। 6ठी से लेके 10वीं तक जलमाना स्कूल में पढ़े, फिर बीए की दयाल सिंह कॉलेज से। बीच में 2 साल में डीएवी कॉलेज अम्बाड़ा भी पढ़ा, लेकिन फाइनल यहीं से किया। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। जी। और एलएलबी जब की तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शन लड़ा। थोड़ी सी राजनीति स्कूल में ही शुरू हो गई थी 10वीं क्लास में। तो एनएसयूआई के माध्यम से शुरुआत जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुई। जी जी। फिर वो जब बीए फाइनल में थे तब यूथ कांग्रेस वाले, उस टाइम इमरजेंसी का टाइम था और यूथ कांग्रेस बहुत एक पॉजिटिव वे में काम कर रही थी। बेशक आप इमरजेंसी को किसी भी नजर से देखो, लेकिन उस टाइम आम लोगों के जो अधिकार थे वो सुरक्षित थे। जी 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 जी। चंद लोगों के अधिकार पे ही
वो बात थी जो किसी न किसी तरीके से जिनसे अदरवाइज सोचा जा रहा था। उसी टाइम में मेंबर बना 76 जी। फिर 80 में लॉ करने के बाद करनाल कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन काम जो है ज्यादा वो यूथ कांग्रेस का ही। सुना है शुरू से विभाग रहे हैं, 10वीं में आपने कहीं स्ट्राइक वगैरह कुछ करवा दिया वो था? स्कूल में होगी थी थोड़ी। हाँ, वो किस्सा बता दीजिए। वो ऐसे था कि जैसे 9th में और 10th में बेंच मिलते थे स्कूल जी। तो हेडमास्टर साहब जो थे हमारे हरबंसलाल जी, अच्छे आदमी थे। वो बस किसी बात को लेके बच्चों ने जैसे शरारत कर दी तो उन्होंने हमारी जो सेक्शन थी उसके बेंच उठवा के सीट प्रेम शुरू से ही है मतलब, वो रख दिया साइड में जी। तो हमने कहा जब तक हमारे बेंच नहीं दोगे जब तक स्ट्राइक है। जी 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 जी। तो उस टाइम ये रिवाज होता था भाई, गांव के पंचायत को माँ बाप को बुला लेते थे, तो फिर वहां पे सब लोग आए तो फिर ये फैसला हो गया भी नहीं चलो इनसे गलती बच्चों से भी हो सकती है, फिर वो बेंच वापस मिले। तो वो एक शुरुआत थी। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जैसे मैंने पहले शुरुआत में बोला कि आयराम गयाराम हरियाणा में बड़ा फेमस रही हैं चीजें, मतलब लोग दूसरी पार्टीज में जाते रहे हैं, है ना, और गुटबाजी भी बड़ी रही है। आप भी किसी पर्टिकुलर ग्रुप में है या गुट में है? मैं कहूं तो मैं कहता हूं पार्टी के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। कोई ग्रुप नहीं है। देखो हमने यूथ कांग्रेस में काम शुरू किया जी, तो जिसके साथ आप काम करोगे ऑटोमेटिकली आपकी अटैचमेंट कुछ रिलेशन उसके साथ बनेगा। फिर कोई आपको कहे कि आप तो उसके गुट में हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं जो पिछले इलेक्शंस हुए हैं अभी हाल ही में, जिसमें मतलब बीजेपी जीत कर आई है और कांग्रेस को थोड़ा डिफीट मिला है, तो उसमें क्या लगता है गुटबाजी की वजह से हारे या कोई और कारण रहे होंगे? ये गुटबाजी तो थी नहीं, ओनली वन वे ट्रैफिक थी। वन वे ट्रैफिक थी। एक ही आदमी को सारे अधिकार थे, एक ही आदमी इलेक्शन लड़वा रहा था, एक ही लड़ रहा था, एक ही हरवा रहा था, एक ही जिता रहा। तो उसकी जो कार्य प्रणाली थी या उसकी जो नीयत थी उसी का रिजल्ट है जो आज है। तो मैं क्या ये मैं कह सकता हूं कि आप ये सीधी बात हुड्डा साहब पे लगाई जा रही है? नहीं, आप जो जिसके हाथ में कमांड थी जी, आप किसी का नाम ले लो। बिल्कुल भाई हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और गलती भी हमारी ही होगी। चलिए, हरियाणा में अभी मौके पे बीजेपी की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? कहां कहां सरकार आपको लगता है कि यहां सरकार कमजोर नजर आ रही है? सरकार है, मेरे को तो इस बात का भी डाउट है जी। धक्का हो रहा है पूरे देश के अंदर भी, आप देख लो 75 साल में ये पहली बार हुआ है। नहीं, कहीं बीजेपी तो कह रही है कि ना खर्ची ना पर्ची, है ना, इस तरह की ना पर्ची ना खर्ची तक की बातें आ रही हैं, बच्चे जॉब लग रहे हैं, ट्रैफिक सुधारा गया है, सड़कें बहुत अच्छी हो चुकी हैं देश की, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इसका आपको जवाब देता हूं जी। ना पर्ची ना खर्ची, तो बीजेपी के इतने बड़े बड़े 5 स्टार दफ्तर कहां से बन रहे? आरएसएस के दफ्तर कहां से बन रहे? वो तो कह रहे हैं लोग हमें फंड कर रहे हैं। कौन लोग? मतलब आम जनता। अगर फिर ईमानदारी है और अगर ये झूठा राष्ट्रवाद नहीं है फिर उसकी लिस्ट दे दो भी कौन कौन आदमी फंड कर रहा है आपको। आरएसएस को कौन फंड कर सकता है? वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। लेकिन उसी के हेड को डेड सिक्योरिटी है। जी जी जी। कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि ये बीजेपी ने एक काम ठीक किया, कुछ ऐसा लगा आपको? किया है। क्या काम ठीक किया? समाज को बांटने के लिए नफरत का पूरा जोर शोर पूरे देश के अंदर फैला दिया। जो इस देश को एक रखने के लिए, देश को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? भाईचारा। उस भाईचारे को तोड़ने का काम अगर पिछले 11 साल में किसी ने किया है, उससे पहले भी ये कोशिश कर रहे थे लेकिन इनके पास सत्ता नहीं थी इसलिए इतने कामयाब नहीं हुए। गन तो इन्होंने पहले भी पाया, लेकिन अब इन्होंने खुलेआम भाईचारा तोड़ने की, समाज को तोड़ने की, नफरत फैलाने की, भाई को भाई से लड़ाने की
कोशिश की है, जिसमें ये बहुत हद तक कामयाब भी हुए। बट आपको नहीं लगता कि ये, अब अगर हम बात करें फेवरेटिज्म, भाई भतीजावाद या बच्चों को आगे लाना, ये चीजें तो कांग्रेस में भी बहुत ज्यादा है। मैं बच्चों की बात ही नहीं कर नहीं, अगर वैसे बात करूं तो मैं, अगर वो बात हम छोड़ दें, मैं तो दूसरी बात कर, हाँ वो दूसरी बात अगर हम छोड़ दें, अगर इस बात पे आए तो बीजेपी ये भी कहती है ना, बीजेपी में भी है नहीं है क्या? नहीं, आपको क्या लगता है ज्यादा उधर है या ज्यादा इधर है? बताओ। उनको तो सत्ता ही 10 साल पहले मिली है, उनका पता कैसे? चलिए चाय पीते पीते बातें करते रहेंगे, ये लीजिए भाई, उनके पास सत्ता ही नहीं थी तो भाई भतीजावाद भी इसी के बीच में आएगा। अच्छा, हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट हो सकता है। शाह जी का लड़का जो है, तो 10 साल पहले आप जानते थे कौन है? बिल्कुल। अब कहां है वो? राजनाथ का लड़का क्यों है? वसुंधरा राजे का लड़का भी इलेक्शन लड़ता है। ऐसे तो 20 आदमी हैं। अभी शिवराज सिंह का लड़के ने भी लड़ा। तो मौका मिलेगा, आप बने हो, आप 20 साल के बाद रिटायर हो गए तो ही आप आपके अपने लड़के को दोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये एक तो वैलिड पॉइंट। कांग्रेस वाले पिछले 50 साल 55 साल राज किया है उन्होंने। आप एक राजनीतिक आदमी है, उसका बच्चा अगर राजनीति करता है तो उसमें दोष भी क्या है? खेती वाले का, ये एक वैलिड पॉइंट वाले का बच्चा खेती करता है, हाँ, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, बन सकता है, बन सकता है, बिल्कुल। अगर वो पढ़ेगा वो बन सकता है। वकील का बच्चा वकील बन सकता है, तो पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकता? राजनीति तो सेवा है, धंधा तो कुछ लोगों ने बनाया है। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपकी छवि बड़ी साफ है आपके हलके में। लोग कहते हैं कि इन्होंने जो कह दिया वो बात पत्थर पे लकीर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखो ये तो पता नहीं, मेरे को तो कोई करता नहीं, हमने जो सर्च करी है, मेरी ये कोशिश रहती है, मैं झूठ नहीं बोलता, उसका मेरे को कई बार नुकसान भी होता है। मैं कह देता हूँ ये मेरे बस का काम नहीं, लेकिन अगर कोई काम मैं ओट लेता हूँ फिर मैं उसको अपना पर्सनल समझ के ही, वे मेरी ड्यूटी है। मेरे को जनता ने, परमात्मा ने इस लायक बनाया है, तो मेरे को ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए। कामयाबी मिले ना मिले वो एक अलग बात। चलिए, एक बात और मेरे जहन में आ रही है कि कारण क्या लगता है आपको रहा होगा कि कांग्रेस यहां चूक गई, नहीं तो बहुत अच्छे मार्जिन से सरकार बना सकती थी। मैंने आपको बता दिया ना, जब आप मैं और हम में कितना फर्क है। ये इलेक्शन मई में लड़ा गया जी, पर क्या हाईकमान को इस बात का नहीं पता था? अगर पता होता तो आज के दिन हाईकमान को पता भी होगा। लेकिन कई बार मतलब शीशे में बढ़िया मेकअप करके दिखा दिया जाता है, तो अपना चेहरा ही अच्छा लगता है। अच्छा, तो अब क्या वो चीजों में सुधार हुआ है? देखो, अब राहुल गांधी जी ने संगठन, एक हमारी बहुत बड़ी कमजोरी थी उसमें, एक बहुत बड़ा सॉलिड पॉइंट था। बिल्कुल। अब संगठन बनाने की बात चल रही है और मेरे को उम्मीद है 15 अगस्त मैंने पहले दिन से सोच रखा है। मैं भी उस प्रक्रिया में था। हाँ, मुझे पता लगा कि आप जगह जगह रुके गए हैं, थोड़ा रिसर्च भी करी आपने, वैलिड लोगों के नाम भी शायद सामने आ रहे हैं। तो अब मेरे को लगता है भाई संगठन बढ़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि देश में भी एक संगठन इनका बनना चाहिए? पूरे देश का संगठन 31 दिसंबर 25 से पहले राहुल जी ने 25 को संगठन का साल ही घोषित कर दिया है जी। तो ये होगा। लेकिन मेरी तो एक ही अपील है हाई कमांड में बैठे हुए लोगों से, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहता हूं भाई, जो स्लीपर सेल हैं जिनको आप सामने देख रहे हो, अगर आप उन्हीं को ढोते रहोगे तो वो तो फायदा बीजेपी का ही करेगा। जो लोग इलेक्शन में बीजेपी की मदद करते हैं वो 2 महीने बाद किसी ना किसी नेता के कंधे पे बैठ के फिर कांग्रेस हो जाती। ऐसे लोगों से संगठन को बचा के रखना है। तो अभी हाल फिलहाल में आपकी राहुल गांधी जी से कोई मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन
आपके माध्यम से या जो हमने डिस्कस किया है, जी जी, ये बात हमारी वहां तक पहुंची है। कहा जाता है कि और मेरी 2-2.5 महीने पहले मुलाकात हुई थी, तब मैंने कहा जी जी, कि ऐसे कमिटेड लोग होने चाहिए, ठगी वाले लोग जो हैं उनको ठगी से ही जवाब देना चाहिए। और अगर इस संगठन में जो भी बने और वो कांग्रेस का आदमी बनेगा और अगर कांग्रेसी बन के काम करेगा, तो आप 6 महीने, आज की तारीख ले लो, मेरे से जनवरी में मिल लेना, आपको बीजेपी घुटनों के बल चलती दिखा दूं, बशर्ते कि जो बने वो कांग्रेसी बन के काम करे, किसी व्यक्ति का पिल्ला बन के। कहा जाता है कि आपके राजीव गांधी से थोड़े निकटतम संबंध थे, तो आप उनसे रूबरू भी हुए, उनसे मुलाकातें भी आपकी हुई। तो हाँ, एक बिल्कुल आत्मीयता का हाँ वो रिश्ता था। जी जी जी, उसका कारण था कि हमारा एक कैंप लगा था 83 में, डेवलपमेंट सेंटर के नाम से, यूथ कांग्रेस में। राजीव गांधी जी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया और उसके इंचार्ज हमारे दादा डीपी राय जी थे, बंगाल से, वो जनरल सेक्रेटरी थे उस टाइम यूथ कांग्रेस, उनको बनाया गया। अभी जो अमेठी से एमपी बने जी जी जी, वो भी पहले कैंप में थे, मैं भी था। 45 दिन का कैंप तालटोरा में लगा था। किशोरीलाल शर्मा जी और हम इकट्ठे थे और मैं उस कैंप का बेस्ट कैडेट था। अच्छा। वो अमेठी में उन्होंने 40 साल तपस्या की है, तब जाके एमपी बने। बहुत सेवा की है पार्टी। तो वो जो लोग थे, उनका जो राजीव गांधी एक अलग तरह की पर्सनालिटी थी। मैं आज भी उसी को आदर्श मान के कांग्रेस में, वो कभी भी मैं लफ्ज यूज नहीं करते थे जी। आप उनकी सारी निकाल सकते हो, आपका तो काम है ही। अगर कोई मैं वाला भाषण मिले या कहीं कोई स्टेटमेंट मिले, तो आप मेरे को जरूर दिखाना, क्योंकि मैं जगह जगह ये कहता हूं कि उन्होंने कभी मैं लफ्ज यूज नहीं, वो हमेशा हम लफ्ज यूज करते थे, हम ये करेंगे। मतलब सबको साथ लेके चलेंगे और सारी पार्टी हम के अंदर सब है। हाँ, हम के अंदर सब है, बिल्कुल। अगर आप मैं करोगे, तो अगर आप अध्यात्म में भी देखो, मैं तू का ही झगड़ा है, झगड़ा है ना। तो प्रैक्टिकली यहां भी है। अगर कांग्रेस का मतलब तो एक संगठन है कुछ लोगों का, अगर उसमें मैं हो गया, अकेला हो गया, फिर कांग्रेस ही नहीं बची। जी जी जी। अभी हाल ही में आपने शायद चर्चित हैं, एक नाम है, हरियाणवी सिंगर हैं मासूम शर्मा, उनके कुछ गानों को हटा दिया गया यूट्यूब से, ये कहकर कि वो गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि शायद ये चीज गलत हुई है। कुछ लोग उनके फेवर में भी आए, कुछ लोग सरकार के फेवर में भी आए कि सरकार गन कल्चर को प्रमोट करने वालों के साथ ऐसा कर रही है, तो ये अच्छी बात है। आपको, आपकी क्या राय है? मेरी तो सिर्फ एक राय है, आज के माहौल में लॉरेंस बिश्नोई कौन है जी, उसको कौन प्रमोट कर रहा है? उसको यहां से ले जाके गुजरात में कौन रख रहा है? मासूम शर्मा वाली बात उनको फिट नहीं बैठी होगी। गन कल्चर तो इस बीजेपी ने, ये मॉब लिंचिंग, ये सारी चीजें किसने पैदा करी? बट बीजेपी तो ये कह रही है कहीं कहीं कि हमने तो गैंगस्टर्स को खत्म कर दिया। अगर यूपी उसका एक रोल मॉडल है, कर दिया नहीं, ऐसे सामने आ रही हैं बातें। आपका क्या कहना है? मैं कह रहा हूं, आपकी राय जानना चाहते हैं। जो लोगों उनको पसंद नहीं है, जो उनका विरोध करते हैं, उनको खत्म कर दिया। मान लो गैंगस्टर खत्म कर दिए, ऐसे गैंगस्टरों की भी फोटो आ रही है यूट्यूब पे जो क्रिकेट खेल रहे हैं और योगी जी के साथ रोज बैठते हैं, वो भी बीजेपी में है। जो बीजेपी को फिट बैठता है वो उनकी नजर में गैंगस्टर नहीं है। चलिए, एक और बात भी अभी रिसेंटली चल रही है, बहुत ज्यादा मुद्दा ये भी गर्म रहा है पिछले दिनों कि चौधरी अभय चौटाला को भी धमकी दी गई है। हो सकता है वही, हाँ, उनको भी धमकी है। तो उसके बारे में मतलब सरकार, अगर देखिए, अगर लोगों का ये मानना है, या कई बार ऐसा लगता है, लोग भी ऐसा कहते हैं, कुछ मैंने यूट्यूब पे भी देखा या कुछ लोगों के मैसेजेस भी देखे, तो वो कह रहे हैं कि अगर इतना बड़ा नेता, मतलब
अगर सेफ नहीं है तो प्रदेश के हालात। थोड़े दिन पहले इनेलो का स्टेट प्रेसिडेंट नफे सिंह राठी मार दिया गया बिल्कुल। तो फिर अभय सिंह को भी धमकी मिल सकती। वहीं ये भी कहा जा रहा है सरकार की जिम्मेदारी। जी जी। और जिस दिन नफे सिंह राठी जी मरे थे उस दिन पुलिस वाले थाने में ही नहीं थे। खट्टर साहब वहां गए हुए थे, कोई प्रोग्राम था, सारी पुलिस उधर लगा दी उन्होंने मौका देख के। वहीं ये भी कहा जा रहा है और कि सेशन चल रहा था। जी जी हाँ, सेशन तो चल रहा था, वो तो है। मुख्यमंत्री गए या कोई और, मतलब वैसा कुछ था वहां। एक बात और भी कही जा रही है कि एक तरफ उनको धमकी आई है तो दूसरी तरफ ये भी बयान आ रहे हैं, कई पॉलिटिशियंस के भी ये बयान आ रहे हैं कि जो उनको 2 सीट्स आई हैं इनेलो पार्टी को, वो भी बीजेपी की मिली भगत है और वो बीजेपी की बी पार्टी है। और ये दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान है इस बात पे, क्या कहेंगे? मैं कुछ कहूं या ना कहूं? नहीं, कहिए। जो बयान देने वाले हैं उनकी किसके साथ मिली भगत है उनको भी जवाब देना चाहिए जी। ये बात काफी बड़ी बात का इशारा कर रही है। कोई भी आदमी जी अगर इस बात के ऊपर बयान दे रहा है तो उसको अपने अंदर भी झांक लेना चाहिए। और भाई उनकी तो 2 सीट आई जी, अरे जिनकी 37 आई उनकी क्यों आई? उस पे दो ना बयान। उस पे तो गोलमोल बात, दूसरे पे बयान देने की बात करो। अपने अंदर झांको भी हमारे में क्या कमी, हमने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है नहीं की है, इन बातों पे विचार करो ना। अपने आप को सुधारो, पहले सरकार बनाओ फिर ऐसी ऐसी बातें करना। हुड्डा जी से कभी मुलाकात होती रहती है, विचार विमर्श होते हैं? अभी तो खैर नहीं हुई है, 8-10 महीनों से, पहले होती थी। आपका कहीं ये भी मुझे सुनने में आया कि आप थोड़ी सी नाराजगी है, आपने आपके इलेक्शन में उन्होंने शायद आपके लिए वोट नहीं मांगे, हालांकि वो तो मौजूद थे। नाराजगी की बात नहीं है जी। ये निराशा की बात है। हाँ। कि जो आदमी चीफ मिनिस्टर बनने के सपने ले रहा है वही अपने एमएलए के कैंडिडेटों के लिए वोट नहीं मांग रहा है, ये निराशा की बात है, नाराजगी की। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? और ये पार्टी की हाई कमांड के लिए भी निराशा की बात है, वो इस पे विचार करती है नहीं करती वो एक अलग बात है। अगर ऐसे ही लीडर होंगे, बाड़ी अगर खेत को खाएगी तो खेत में फिर बाद में गेहूं 60 मन नहीं निकलेगी, 20 ही निकलेगी। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके जहन में ये था कि शायद आपकी जो नजदीकी है वो कुमारी शैलजा जी से या रणदीप सुरजेवाला से या इस गुट की तरफ ज्यादा है, तो ये कहीं रीजन ना रहा हो? क्या कहते हैं? भाई कुमारी शैलजा ने राजनीतिक तौर पे मेरी मदद की है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। आप किसी गरीब आदमी की मदद कर दो, वो सारी उम्र एहसान नहीं भूलता। और उसने मेरी मदद करके मेरे को एमएलए बनवा दिया, तो फिर मैं उसके अगर नजदीक भी हूं तो मैं कांग्रेस के तो खिलाफ नहीं हूं। मेरा कांग्रेस ही होना जरूरी है, किसी व्यक्तिगत आदमी के नजदीक होना या ना होना इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और जो इसको सोचता है वो कांग्रेसी नहीं है। क्या कारण है कि बहुत सारे जो नेतागण हैं, मतलब नेता हैं, हरियाणा के भी बड़े बड़े नाम हैं कई, वो बीजेपी की तरफ चले गए, कांग्रेस को छोड़ गए कई। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब टेम्परेरी फेस की राजनीति करते हैं। हम भी जा सकते थे, मैं चौधरी बरिंदर सिंह जी के साथ था बिल्कुल, और मेरी बहुत नजदीकता थी उनसे, आज भी है। लेकिन जब वो बीजेपी में गए तो मैं नहीं गया। पार्टी अपनी जगह, विचारधारा अपनी जगह, और मैंने उनको कह भी दिया था, ओपनली कह दिया था कि बीजेपी में जाके मैं तिल तिल होके नहीं मर सकता। मैं मानसिक तौर पे ही बीजेपी के खिलाफ। इस हिंदुस्तान जैसे बहुआयामी देश के अंदर अगर कोई धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करेगा तो वो देशद्रोही है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारी बातें कई बार देश में ऐसी हो जाती है? अभी रिसेंटली एक घटना घटी दिलजीत दोसांझ को लेकर कि उनकी कोई फिल्म आ रही थी और उन्होंने मतलब उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी तो उनका बायकॉट किया गया, लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, तो बीइंग अ सिख शायद उनको कहते हैं ज्यादा टारगेट किया गया। इसके बारे में आपकी राय? कौन टारगेट करता है?
मतलब लोग या जो सोशल मीडिया मैं है, ये कहता हूँ, अगर मैं इस पे कहना नहीं चाहता फिर बात दूर चली जाएगी। ये जो जम्मू कौन सी फिल्म आई थी, वो कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल जी, वो किसके फेवर में थी? आरएसएस के। बनाई उन्होंने थी और सारा कुछ मैनिपुलेटेड था उसमें। बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे लोगों को, बहुत सारे देश के नागरिक ही उसके खिलाफ थे। वो तो फट पास होगी। दलजीत दोसांझ को तो आप छोड़ दो, एक मानवाधिकार का आदमी था जसवंत सिंह खालड़ा, बिल्कुल, 95 उनकी मूवी आ रही थी, बिल्कुल। वो क्यों नहीं आ रही? क्यों बैन है? एक जगह आपको मैं एक बात लिख के दे देता हूं जी, जब तक इस देश में आरएसएस है, ये देश ऐसे ही धक्के खा खा के चलेगा, ऐसे ना तो ये मुसलमानों को सेटिस्फाई कर पाएंगे, उनके नाम से वोट मांगते हैं। अगर मुसलमान और पाकिस्तान ना हो तो बीजेपी को 10 वोट ना मिले। सिख और हिंदू जिनका रोटी और बेटी का रिश्ता है, कोई लंबा चौड़ा इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर 36 करोड़ देवी देवता है तो उसमें 10 गुरु और भी आगे, तो क्या फर्क पड़ता है? विचारधारा की बात है ना, आप किसी को मान रहे हो। हिंदुओं से ही सिख बने ना, बिल्कुल, 99%। बिल्कुल। आज भी कोई हिंदू सिख बन जाए, सिख हिंदू बन जाए, कोई एतराज नहीं होता। कोई एतराज नहीं, बिल्कुल। कोई होता है? लेकिन आरएसएस को एतराज है, क्योंकि वो हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन है, इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन आरएसएस का जो एजेंडा है ना हिंदुत्व का, हिंदुत्व लफ्ज जो है वो अपने आप में राजनीतिक एजेंडा है, वो धार्मिक एजेंडा नहीं है। धर्म और अधर्म, इसमें फर्क कर लो। जिस पार्टी के अंदर इंसानियत और प्रेम ही नहीं है, वो धार्मिक कैसे हो सकती? नहीं, लेकिन अगर सिखों की बात करें तो मोदी जी हर बार आप देखिए कि मतलब पगड़ी बांध कर आते हैं, उनको बुलाते हैं अपने यहाँ। मैं पगड़ी नहीं बांध रहा, तो इसका मतलब मैं सिख नहीं हूं। नहीं, वो बात नहीं है। एक आप, मैं कहता हूँ ड्रामे करने की क्या जरूरत है? अगर मोदी जी बिना पगड़ी बांधे भी श्रद्धा दिखाएंगे, पता लग जाए। श्रद्धा तो जब है, शायद आपको नहीं लगता ये कनेक्शन बिल्ड करने का तरीका होगा? सिर्फ वोट लेने के लिए, लोगों को गुमराह करने का तरीका। मैं आपको ओपनली कह रहा हूं भाई, आरएसएस सिख विरोधी है, सिख सिद्धांत को वो नहीं मानती है, और ये सबूत आपको सामने मिल रहे हैं। कितने सिख ऐसे हैं जिनको 30 साल से ज्यादा हो गए जेल में पड़े, कोई केस नहीं है। क्यों पड़े? नहीं, वो अगर पंजाब में है तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट के केसेस होंगे ना। नहीं, केस कुछ भी हो, होम मिनिस्ट्री तय करती। आपने देखा होगा चिट्ठियां जितनी लिखी जाती हैं रोज अखबार में, वो कुछ बड़े केसेस, कुछ भी केस हो। हाँ जी, जैसे अब बॉम्बे ब्लास्ट का हो गया, बॉम्बे ब्लास्ट का हो गया जी। 19 साल उन लोगों ने सजा काट ली, और अब हाई कोर्ट ने कह दिया भाई ये तो एक भी गवाह सही नहीं है इसमें। तो वो उसमें मुझे लगता है कि उसमें सरकार का रोल है। सरकार नहीं, उसमें तो लचरता शायद हमारे जुडिशरी सिस्टम की है। नहीं, आपको क्या लगता है? सिस्टम की नहीं है, पुलिस ने केस बनाया है, जो लोग जेल में पड़े उनको गवाह बना दिया। एक आदमी का मैं तो वीडियो में सुन रहा था। हाँ नहीं, मैंने भी देखा। एक आदमी कह रहा है कि लिखा क्या है उसमें, जो बयान लिखा उसका, फिर मैं उसके घर गया और वो बम बना रहा था, वो गली में बैठ के बना रहा था। फिर मैं उसके घर के पास से निकला तो मैंने देखा कि वहां कुछ ऐसी हलचल थी, वो बम बना रहा था। और जब कोर्ट में वकील ने पूछा, वो कहता मैं तो उसके घर गया ही नहीं। ये पुलिस वालों ने कागज ऐसे ही तैयार कर दिए नकली, जैसे अब SIR में इलेक्शन कमीशन बिहार में कर रहा है ना, रोज वीडियो आ रही ना, भी हम उसके पास नहीं गए जी, हमने अपने आप ही अपलोड कर दिया। उसको रसीद भी नहीं दे रहे, कोई कागज भी नहीं ले रहे। बाद में डाटा भी अभी फाइनल नहीं हुआ, उससे पहले कह दिया जी 22 लाख आदमी मर गए। पिछले 1 साल में तो 4 लाख मरे, 5 महीनों में 22 लाख मर गए। तो ये तो एक तरीका है।
और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ना, नाजीइज्म आया था ना जर्मन में, हिटलर वाला, उसी रास्ते पे जा रहे हैं। बट कहा जाता है कि मतलब इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी, वो भी एक बड़ा बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, तब भी प्रॉब्लम्स हुई थी, मतलब लोगों को नरसंहार नहीं, हाँ नरसंहार नहीं, वो शब्द मैं वापस लेता हूँ, लेकिन बात ये कह रहा हूँ इमरजेंसी लगाई थी, उसका प्रावधान उस टाइम संविधान के अंदर था। इमरजेंसी लगाना गलत बात है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को तोड़ना गलत बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन उस टाइम प्रावधान था, संविधान के खिलाफ काम नहीं किया था, संविधान का फायदा लेके किया। लेकिन आप वो 18 महीनों के अंदर किसी आम गरीब आदमी को तंग किया हो, बल्कि उल्टा एक डिसिप्लिन आया। हम उस टाइम यूनिवर्सिटी में थे, उसके खिलाफ जो आंदोलन था उसमें हम शामिल थे। नहीं, लेकिन हरियाणा में कहा जाता है कि बड़े सारे लोगों की नसबंदी करा दी गई, कुछ ऐसा, ठीक है, वो चीजें बड़ी सामने वही नसबंदी। अब क्यों कह रहे हैं अभी एक बच्चा पैदा करो, 2 बच्चे पैदा करो, वो एक कहना और एक जबरदस्ती करना, मैं कहता हूँ उस पर मैं बहस में नहीं जाना चाहता। इमरजेंसी गलत बात है, गलत बात, लेकिन 11 साल से जो इमरजेंसी है जो घोषित है, आपने सही पॉइंट उठा दिया। और देश का उपराष्ट्रपति कहाँ है? वो तो कहा जा रहा है कि वो बीमार है, इसलिए शायद देश के उपराष्ट्रपति कहा जा रहा है ना, वो तो हाउस रेस्ट भी कहा जा रहा है। उसके घर पे पैरा लगा हुआ है, उसके मोबाइल बंद हैं, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसे नौबत तो कभी नहीं आई। आपने अभी कहा कि आरएसएस जो है वो सिख विरोधी है, मैं वो तो लेकिन एक बात और भी है, अगर हम पुराना इतिहास उठाएं तो इंदिरा गांधी ने भी गोल्डन टेम्पल पर जब अटैक कराया था तो वो भी उनके विरोधी गिनी गई थी। इसमें कोई दो राय है क्या? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या वो मेरे से जानने की जरूरत ही नहीं है, ये तो जग जाहिर है। ये तो जब हम छोटे छोटे थे जब हो गया काम। नहीं, आपको नहीं लगता कि उस टाइम अगर उन्होंने वो भी उस टाइम फिर वो पार्टी गलत थी? उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने माफी मांग ली, राहुल जी ने मांग ली, मनमोहन सिंह जी ने मांग ली, वो गलत था तो माफी मांगी ना। सिख विरोधी का मतलब आप आरएसएस को क्या समझते हो? आरएसएस पूरे देश की विरोधी है। आरएसएस और बीजेपी को 37% वोट मिले और 80% हिंदू वोट है, तो हिंदुओं की भी विरोधी हो, या हिंदुओं को पता है भी ये हमारे लायक पार्टी नहीं। बट हिंदू तो यहां तो वोट मांगने के लिए अगले कहते हैं बटोगे तो कटोगे नहीं, लेकिन आप देखिए कि तीसरी अगर प्लान में आ रहे हैं तो मतलब कुछ तो होगा, कुछ तो लोग उनके साथ है, कुछ कारण तो होगा। कारण तो आपको दिखाई नहीं दे रहे। महाराष्ट्र में, हरियाणा में वोट कैसे बढ़ गए, दिल्ली में कैसे बढ़ गए, इलेक्शन कमीशन जवाब ही नहीं दे रहा। अब जो बिहार में हो रहा है, अगर ये लागू हो गया पूरे देश में, तो आप समझ लेना कि रशिया की तरह इलेक्शन होगा, वोट भी डलेंगे, जीतेगा पुतिन। जीतेगा पुतिन। तो अगर देश को हिटलर वाले रास्ते पे ले जाने का काम हो रहा है। मोदी जी हमारे इतने आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, बयान देते हैं भाई पहले 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, फिर कहते हैं भी 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाल दिया, वो फिर भी 80 करोड़ ही रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक बयान दे दिया कि अब तो राशन हम 95 करोड़ को दे रहे हैं। अगर इनकी सारों को जोड़ तोड़ करके सही से इसकी मैथमेटिक को निकाल ली जाए, पूरे इंडिया को तो मेरे ख्याल में 120 करोड़ बन गई। ठीक है ना? झूठ है ना ये 25 करोड़ वाला भी, वो भी जोड़ लो तो फिर रह कौन गया? आप लोगों को मानसिक तौर पे गुलाम कर रहे हो। बिल्कुल। चलिए, एक चीज और भी अब मैं लगे हाथ आपसे पूछ ही लेता हूं कि क्या लगता है आपको कि सैनी ज्यादा अच्छे सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं या मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था? सैनी तो अभी सीएम बना ही नहीं। अच्छा, क्या लगता है? खट्टर साहब ही हैं। खट्टर साहब ही हैं। खट्टर साहब ना पहले अच्छा काम करते थे
ना नहीं, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी बड़े सारे नेताओं से भी मेरी बात होती है, लोगों से, वो ये बात क्यों कहते हैं कि सैनी साहब सीएम बने नहीं, खट्टर साहब ही सीएम है। आप पूछ इसका कारण मुझे बता दो। आप सैनी साहब को और मेरे को दोनों को इकट्ठे बैठाओ, फिर बताओ। चलिए, वो तो बिठा लेंगे कभी ना कभी, भगवान ने चाहा तो। लेकिन नहीं, वैसे फिर भी मतलब ये थॉट प्रोसेस, अगर जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, अगर वो असली में चीफ मिनिस्टर हो तो 4 दिन चंडीगढ़ में रहे और अपने दफ्तर में बैठ के काम करे। जब अगले पे कोई काम ही नहीं है तो हेलीकॉप्टर तोड़ रहा है, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, कभी आपने देखा भी चंडीगढ़ में भी आया महीने में 1-2 बार बस। खट्टर साहब के बंदे हैं वहां, आदेश वहीं से आते हैं। तो आपकी मुलाकात हुई कभी खट्टर जी से, ऐसे औपचारिक मुलाकात? से मेरी बहुत मुलाकात होती थी जब करनाल में थे, विधायक था, जब आप विधायक थे। नहीं ऐसे नहीं मैं मिलने जाता, मतलब वो उनकी अलग पार्टी है, मेरा अलग है, लेकिन विधायक नहीं, कई बार होता है ना ऐसे सामाजिक ताना बाना भी है, मिलते हैं लोग, खाना वाना खाते हैं, उनके साथ बढ़िया मुलाकात होती थी, बातचीत भी होती थी, वो एक अलग बात है, उसमें कोई वो नहीं है, बात होती है। बीजेपी का कोई ऐसा नेता जिसके साथ आपके संबंध अच्छे हों? मेरे सबसे संबंध नहीं, फिर भी होता है ना किसी के साथ हमारा आना जाना होता है कि पार्टी को छोड़ देते, पार्टी को अगर छोड़ देते, कोई बड़ा नेता या कोई छोटा नेता, बहुत सारे लोग हैं जो अब कांग्रेस से बीजेपी में गए हुए हैं, वो उनको छोड़ देते, दुख सुख में आना जाना सबके है। लेकिन वैसे असली बात तो ये है कि मैं मानसिक तौर पे ही बीजेपी के, मैं विचारधारा के ही खिलाफ। अच्छा, ठीक है, मेरे को इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है। बीजेपी का तो मैं मतलब, अगर मैंने बीजेपी में मजे लेने होते तो मैं वरिंदर सिंह जी के साथ 10 साल मजे ले सकता था। यही कारण है शायद आपने ज्वाइन किया। मानसिक तो मैंने करनी नहीं। मेरे को जिस दिन ये नौबत आ गई कि बीजेपी ज्वाइन करके चाहे मेरे को कुछ भी बनाओ, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा उस दिन। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि कई नेताओं को, कई लोगों को ना थोड़ा लालच आ जाता है कि यार चलो अब सरकार आ गई है ना, थोड़े साल मतलब हमारे पॉजिटिव रहेंगे, हमारी चीजें रहेंगी, मतलब कुछ धन अर्जित कर लिया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। हो सकता है आज का विचार कभी परमानेंट नहीं होता। बिल्कुल हो सकता है कल को मैं लालच में आ जाऊं, मैं बदल जाऊं, मैं बेईमान हो जाऊं, उसकी कोई बात नहीं हो रही। आज के दिन मेरा विचार ये है भाई, मतलब मैंने विधानसभा में भी कह दिया था, मेरे को एक बार ये वहां भी विधानसभा में ऑफर कर रहे थे तो बीजेपी में आ जाए। अच्छा, विधानसभा में एक मंत्री कर रहा था। अच्छा, तो फिर मैंने वहीं कह दिया था, महा इससे बेहतर तो मैं सुसाइड कर लूं। जब आदमी की अंदर से आत्मा ही, जमीर ही मर जाए तो जिंदा रहने की क्या जरूरत है। अपनी जमीर जिंदा रखो, वो जरूरी। एसवाईएल मुद्दा बड़ा एक हरियाणा और पंजाब का बिखरा हुआ मुद्दा है, जिसपे बात करना शायद वो चीजें ऐसी हैं कि वो कलेक्ट कर ही नहीं पा रहे, एक मुद्दे पे नहीं पहुंच पा रही हैं दोनों सरकारें। और वो पीछे, मतलब जब कांग्रेस सरकार यहां भी थी वहां भी थी, जब आप लोगों का राज था तब भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ, आज भी जहां बीजेपी है वहां आप है तो भी नहीं हो पा रहा। उसके बारे में बीजेपी और वहां बीजेपी थी तब भी नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे कारण, ये राजनीतिक तौर पे मुद्दा लटकाया गया है। ये जिस दिन फैसला हुआ उसी दिन क्लियर फैसला होना चाहिए। हाँ, हालांकि फैसला हो चुका है। ये फैसला अब कोर्ट से हुआ है। हाँ, लेकिन उससे पहले बहुत सारा पानी बह गया। मैं कहता हूं भी 2 भाई अलग हुए हैं, पहले दिन क्लियर फैसला होना चाहिए था भी ये इसको मिलेगा, ये इसको मिलेगा। तेरा और मेरा 2 भाई हैं हम। अब साजला खेत है, उसमें पानी का रास्ता देना, आने जाने का रास्ता देना, पहले बंटवारा होता है। तो इसके बंटवारे के टाइम में ही गलती हुई है, जिसकी वजह से हमारा हक जो है वो आज भी पंजाब वाले खा रहे। तो अब आपको नहीं लगता कि ये चीजें सॉर्ट कर लेनी चाहिए? मतलब मैं कहता हूं तुरंत प्रभाव से एक बार बैठा के। हाँ, लेकिन इसको वोट के लिए जब इलेक्शन आएगा एसवाईएल खड़ी हो जाएगी, अब कोई नाम ही ले। तो वो तो सेम है, वो तो कांग्रेस पार्टी में भी सेम होता आ रहा है। मैंने कहा ही नहीं बीजेपी की बात ही नहीं। हाँ, मैं कहता हूं ये राजनीति का फायदा लेने के लिए लटका हुआ है। अगर आप ईमानदार हो, आप बताओ कितना पानी मिल रहा है और कितना कम है। नहीं मिल रहा इस वजह से, अगर नहीं मिल रहा तो उसके कारण भी बताने चाहिए। हर बार 5 साल के बाद ही क्यों उठता है मुद्दा?
ठीक है ना? नहीं, सही बात है आपकी। चलो थोड़ी निजी बातें कर लेते हैं अब, है ना, थोड़ी पॉलिटिकल बहुत बातें होगी। निजी जिंदगी में गोगी जी कैसे हैं, मतलब सेम एज इट इज या थोड़ा बदलाव है? और मेरे को पता ही नहीं, मैं तो कोई जिंदगी नहीं, सवेरे उठता हूँ। हाँ, क्या शेड्यूल्स क्या रहते हैं, चलो ये बता दीजिए। सुबह उठ के अपना एक्सरसाइज करता हूँ जी। और एक्सरसाइज करने के बाद अखबार पढ़ता हूँ। अखबार पढ़ने के बाद अपना नहा धो के 9:30 बजे 9:15 बजे मैं यहाँ से चल पड़ता हूँ जी। हल्के में, कहीं दुख सुख में, जहाँ भी। शाम को आ जाता हूँ, अपना जो साथी आ गया कोई, उसके साथ गप मार ली। जब खाली टाइम हुआ तो कुछ विद्वान लोगों की बहस या उनके विचार सुन लिए, ताकि वो। कुछ हॉबीज हैं आपकी, कोई इंटरेस्ट, कोई हॉबीज, कोई शौक होते हैं इंसान के? सच में तो ये है भाई, हॉबी और ये बड़े बड़े काम तो अमीर लोगों के होते हैं। नहीं बट अपने आप में एमएलए रहना भी गरीब लोगों का काम कहाँ है? एमएलए भी मैं था तो गरीबों का ही था और गरीब ही था, अभी ऐसे ही है। नहीं फिर भी एक एमएलए बनने के बाद इतना तो मतलब धन अर्जित हो जाता है, मतलब चाहे वो आप कहीं ना कहीं मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान परिपक्व हो जाता है। आपको कैसे, किस कारण से लगे अभी धन अर्जित कैसे होगा? नहीं, मैं उसी हिसाब से नहीं कह रहा कि धन अर्जित हो जाता है, मतलब आपकी मतलब अच्छी सैलरी लग जाती है, अच्छी चीजें हो जाती हैं। जितनी सैलरी लगती है उससे 2 गुना खर्चा है। अच्छा, जितनी सैलरी तो है कुल मिलाकर ये घाटे का सौदा है फिर। अगर आप ईमानदारी से करते हो तो आपको अपने घर से ही करनी। मैं तो इसमें खुला कह सकता। अब आपके बारे में सच मैंने एक बात और भी जानी है कि आप अच्छे परिवार से आते हैं, परिपक्व परिवार से आते हैं, मतलब रिच फैमिली से आते हैं, और आपने कहीं कहा कि मैंने तो राजनीति में आके गवाया ही है। रिच फैमिली थी, हाँ वही गवाया है आपने, है ना, लेकिन मैंने उसमें काफी डेंट डाल दिया। मतलब लोगों की सेवा करने मेरे को बहुत सारे लोग कह रहे हैं तू ये बात क्या मत कर भाई। लेकिन मेरी राजनीति की वजह से अभी तक तो नुकसान ही हुआ है, आगे देखेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि चलो लोगों की सेवा करना आपका, लेकिन उसका एक काम फायदा है। भी मैं इलेक्शन हार गया, जीत गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपको मेरी पीठ पीछे कोई भी गाली देता नहीं मिलेगा। नहीं, ये हमने भी रिसर्च करी है कि आपकी जो पीठ पीछे लोग अच्छाई करने वाले ज्यादा हैं। कुछ लोगों से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हमारे नेता ठीक हैं। ऐसा कुछ नहीं करता, ठगी वग्गी का काम मैं करता। ठीक है ना, मेरा शौक है, शौक में अपना घर फूक तमाशा है। और मेडिटेशन करते हैं? मेडिटेशन तो इसलिए भी करनी पड़ती है, थोड़ा अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। हाँ, नहीं मुझे पता लगा है कि आप राधा स्वामी पंथ को फॉलो करते हैं। मैंने तो पिछले पॉडकास्ट में भी बताया, भी मैं सिख फैमिली में पैदा हुआ, और मैं बिल्कुल, मेरे को पता नहीं है, मैंने सुना है। भाई मैं बहुत छोटा था तो मेरे दादाजी मेरे को सुबह गुरुद्वारे ले जाते थे 4 बजे। अच्छा जी। घर वाले सारे के सारे इस बात से एतराज करते थे कि ये इतना छोटा बच्चा है, अगर वहां पेशाब कर देगा, कुछ कर देगा तो आपको दिक्कत होगी। तो लेकिन वो मानते नहीं थे कभी, वो ले जाते थे। तो शुरू से ही ये संस्कार थे भाई धार्मिक जगह। मैं तो पूरे, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हो, कभी उज्जैन महाकाल का दर्शन नहीं करे होंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने करे। वैष्णो देवी में गया हूं, काली घाट में गया हूं, बहुत। मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरे को इस बात में कोई वो नहीं है, मंदिर में जाना है, गुरुद्वारे में जाना, मैं जाता हूं। लेकिन 97-6 के बाद मैं राधा स्वामी सत्संग से जुड़ गया। वो झुकाव कैसे हुआ आपका? बस ऐसे ही, मेरे एक रिश्तेदार थे, मेरा साधु था, तो वो एक दिन आए हुए थे तो कहने लगे भी एक बात मेरी मान ले, तो एक बार मेरे साथ चल। अच्छा। तो मैं चला गया। मैं जिस दिन पहले दिन ही गया, ये शायद 25 दिसंबर 96 की बात है, उसी दिन मेरे को नामदान की पर्ची मिल गई। अच्छा। ये सब कुदरताला ही कर रहा था, मेरे को कुछ पता नहीं था। 3 जनवरी 97 को नामदान की बख्शिश होगी
और फिर मैं वहीं सेवा में जुड़ गया और वहीं से चलते चलते फिर मेरे को सेवा का मौका मिला। तो ये बात मैंने पहले भी सबको बताई है। अभी मैं सिख फैमिली में पैदा हुआ, राधा स्वामी सत्संग में, और राधा स्वामी सत्संग में अगर आप चले जाओ, कई लोग आरएसएस को और राधा स्वामी सत्संग को एक समझते हैं, जिनको गलतफहमी है ना, पीछे बी नहीं पढ़ते हो, शुरू में तो आरएसएस ही। और मैं तो बहुत सारे, मेरे को जो ऐसे लोग मिलते हैं, मैं उनको कहता हूं भी इसको राधा स्वामी सत्संग में बदल दो, ये सारे देश का क्लेश कट जाएगा। यहाँ किसी धर्म की वो नहीं है, किसी जात की नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ रूहानियत की बात है। और जो बाबा नानक कहता था वही राधा स्वामी सत्संग वाले कहते हैं, जो पलटू साहब कहते हैं वही राधा स्वामी सत्संग वाले कहते हैं, जो बाबा दादू दयाल जी कहते हैं वही राधा स्वामी कहते हैं। उनको इस बात से, जो फरीद साहब कहते हैं, बुल्ले शाह कहते हैं वही राधा स्वामी सत्संग वाले कहते हैं, जो गुरु रविदास जी कहते हैं वही राधा स्वामी सत्संग वाले कहते हैं, और तो कुछ है ही नहीं। जी, ये भी कहा जाता है कि राधा स्वामी जो पंथ है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, चीजों को लेकर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, और आपकी जो लाइन है वो पॉलिटिकल लाइन है, तो उसमें वो कोप अप करना कितना एक सही रहता होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राधा स्वामी सत्संग में एक मैनेजमेंट चैनल है। अब मैं राजनीति कर रहा हूं, तो मैं उस मैनेजमेंट चैनल में नहीं रह सकता। अच्छा, ठीक है। उस मैनेजमेंट चैनल में वही आदमी रहेगा जो नॉन पॉलिटिकल नहीं, मतलब वो ऐसी चीजें हैं कि उन्होंने रोक लगा रखी है, आपको ड्रिंक नहीं करना है, आपको वो तो देखो वो तो एक जीवन शैली है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब पॉलिटिकल लोग जो हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, हमारे को तो कभी इसकी मैं वही कह रहा हूँ, हमारे को कभी इसकी दिक्कत नहीं आई, ना हमारा इंटरेस्ट है इस काम में। ये तो उनके लिए है ना, जिसको दारू पीनी है, जिसको मुर्गे खाने हैं, उसको क्या जरूरत है राधा स्वामी सत्संग में आने? नहीं, लेकिन जैसे आप पॉलिटिशियन हैं, वो आएगा ही नहीं। कई बार चीजें बांटनी भी पड़ जाती हैं, कई बार लोग बांटते हैं, कई पॉलिटिशियन बांटते हैं, आपका ऐसा कुछ मैं नहीं बांटता ना। मैं मतलब मेरे को देखो, लोग आते हैं, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, मेरे घर पे तो नहीं हो सकता ये। हाँ बिल्कुल, लेकिन मान लो हम कहीं इकट्ठे गए और हमें एक ही कमरे में, भाई पियो खाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ता? बिल्कुल। मैं अपने मालिक को याद करता हूँ, मेरे कहाँ जाऊं? आपको बचा रखा है। आप तो यही याद करोगे। मैं उसकी कृपा से सेफ हूँ, यही बहुत है। चलिए, और इस पंथ से जुड़े हुए आपको कितने साल हो गए? कौन सा ईयर बताया आपने? ये तो मेरे ख्याल 90, अब तो 28-29 साल, 28-29 साल हो गए। 97 जनवरी की बात है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, मैं पूछना चाहूंगा, रैपिड फायर टाइप है, और आपको बस उनका हल्का हल्का जवाब देना है, और आप बीच में जिसका नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मत दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट नेता हरियाणा में या पूरे ऑल इंडिया में? तो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी आज तक, वैसे मैं आदर्श राजीव गांधी को मानता हूँ, तो राजीव गांधी। कांग्रेस में जो हमारा नेता है वो आज के दिन राहुल गांधी। और अगर बात की जाए हरियाणा में, तो हरियाणा में शैलजा जी। हरियाणा में शैलजा जी हैं आपकी फेवरेट, ठीक है। बीजेपी से कोई एक नेता चुनना हो तो किसे चुनेंगे? बीजेपी में तो कोई नेता है ही नहीं। कोई फेवरेट हो, कोई पुराना नेता हो? वहां तो सारे के सारे लुटेरे हैं जिन्होंने ये इतने बड़े बड़े महल बना दिए। झंडेवाड़ा में आपने आरएसएस का दफ्तर देखा? देख के आओ। नहीं, मैंने देखा हुआ है। पहले पुराने वाला देखा है? हाँ, पुराने वाला है। अब बड़ा देखो। वाला जाएंगे, आप दिल्ली से वापसी नहीं आ पाओगे, आप वहीं रह जाओगे जी। आपको लगेगा कि मैं भी आरएसएस में होता तो मेरा भी इसमें एक कमरा होता। इतना लेविश बना रखा अब 7 स्टार आरएसएस है, दरी वाली आरएसएस नहीं। तो वो बिना लूट के नहीं, सरकारी लूट हो रही है। मैं कहता हूं भी आप देश हित में काम करते हो और आप देश की जनता को लूटते हो, तो देश हित कैसे होगा? तो बीजेपी में नो फेवरेट पर्सन? मैं बीजेपी में मैं किसी को। चलिए, अब फिर मुझे चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। चलो, एक लाइन नितिन गडकरी के लिए।
नहीं, नितिन गडकरी बढ़िया काम कर रहा है। हाँ। वो इसलिए लग रहा है, हाँ। जब वो अकेले की जिम्मेदारी आएगी फिर उसका पता लगेगा। आज के दिन ऐसे है भी अंधों में काना राजा है। ओके अंधों में काना राजा। चलिए, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ना पॉलिटिशियन होना ही नहीं चाहिए, और जो काम वो कर रहा है वो भी देश विरोधी है। अच्छा, आपको लगता है कि कोई कानून मानता ही नहीं हो, देश का संविधान ही नहीं मानता। मैं तो देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो नहीं मानता है और जो जाति और धर्म के नाम पे कत्ल करवाता है, ऐसे आदमी को मैं, योगी चाहे बिल्कुल भगवान का रूप भी बन जाए तब भी नहीं मानता। स्वर्गीय मनमोहन सिंह। स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने खुद ही कह रखा है भी मेरे मरने के बाद मेरे को लोग याद करेंगे। एक फिल्म में गाना भी आया था, और उसको याद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको लगता है उनको आने वाले टाइम में याद देखना करेंगे? अभी 1-2 साल के अंदर ही देखना। नहीं, क्या क्या लगता, क्या मतलब, क्या आपकी सोच है? उस आदमी ने जो पिछले 10 साल वो प्रधानमंत्री रहा, 2004 से लेके 14 तक, आप कभी जब उसकी कंपैरिजन करोगे ना, उसके अंदर 2008 में एक बार इकोनॉमिक डिजास्टर आया था। हाँ, तो उन्होंने वो पैचअप करवा, मतलब उनको रिवाइव करवा दिया था। आपका ये यूरेनियम वाला भी उसी ने कराया। आपका आरटीआई का सिस्टम कितना बड़ा जनता को हथियार दिया, बिल्कुल, उसको किसने चेक किया? फूड सिक्योरिटी एक्ट किसने दिया? उसकी अगर एक एक चीज आप याद करोगे, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से उसने आम आदमी के लिए काम कराया, गरीब आदमी के लिए। उसने अडानी अंबानी के लिए काम नहीं कराया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। एक जाते जाते कुछ एक और क्वेश्चन, दो लाइनर्स और मेरे को याद आ गए लोग, तो मैं उनके बारे में पूछ लेता हूं। डोनाल्ड ट्रंप। पागल है तो अच्छा, बस इतना ही है? बहुत, इतना ही हाँ? होता है। ओके, चलो लास्ट में थोड़ा सा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन मैं इस पे आंसर आपकी तरफ से जानना चाहूंगा। केपीएस गिल। केपीसी तो एक सरकारी आदमी था, मैं उसको जानता नहीं, ठीक है ना। कुछ अच्छे काम भी करे होंगे, कुछ लोगों के लिए उसने बुरा काम कराया होगा। जो सरकारी आदमी है उसकी सच्चाई आप रोज सुनते हो। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। उसकी वजह से 95 जो है पिक्चर जो है लागू नहीं हो रही है, उसकी वजह से नहीं हो रही। उसी का दौर था, उसी का दौर था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। अगर वो सही काम किए होते तो 95 को रिलीज करने में सरकार को हिचकिचाना नहीं चाहिए। और अगर मोदी जी के दिल में या दिमाग में 0% भी सिख धर्म के लिए या सिख कौम के लिए कुछ है तो 95 रिलीज होनी चाहिए। दलजीत दोसांझ ने क्या पाप कर दिया? नहीं, बट एक कुछ, दलजीत दोसांझ ने अब मैच हो रहा है 9 तारीख को पाकिस्तान के साथ। नहीं, वो भी शायद सुनने में आ रहा है कि, मैं कह रहा हूं सुनने में आ रहा, हाँ कर दी इंडिया ने। नहीं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि चलो अगर दिलजीत की बात करें आप, तो मैं आपको तो नहीं लगता मेकर्स सवाल की बात याद कराई है? बिल्कुल बिल्कुल, मेकर्स को शायद आंसर देना चाहिए था। एक एक्टर है, मैं मेकर्स की बात कर रहा हूं, उसका क्या कसूर है जिसने फिल्म बनाई है? और यहाँ तो सांप्रदायिकता पे पिक्चरें बनवाई गई हैं, सरकारी तौर पे उसको संरक्षण दिया गया है। जो आपका ये अपना सेंसर बोर्ड है उसको आरएसएस के कब्जे में लिया गया है, एफटीए को आरएसएस के कब्जे में लिया गया है। मेरे को सारी बातें क्यों कहलाते हो? मैंने आपको कह दिया कि सबसे खतरा बड़ा आरएसएस से है, अगर बचना है तो इस आरएसएस से बचना। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बेबाक शमशेर सिंह गोगी जी। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आपने बहुत मुद्दों को मतलब अच्छे मोड़ों पे छोड़ा है, बहुत अच्छी बातें करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड बीइंग ए ह्यूमन यू आर वेरी नाइस पर्सन, और आगे भी आपके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा तो विल डेफिनेटली कम विद यू, है ना। तो हम आएंगे।